बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल मोशन एमडी कैट का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक माना जाता है और बच्चों को कई जगहों पर ये टॉपिक में कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल लगती हैं। अगर आप ये लेक्चर को गौर से सुन लेंगे तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन को दोबारा इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज को जब भी देखेंगे आप घबराएंगे नहीं बल्कि आप इंजॉय करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? देखें, अगर हम एक्सिस की बात करें, जिस तरह के हम बचपन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते आए हैं, ये अगर मैं आपके सामने बच्चों ये मोशन बनाता हूं, एक लेट्स सपोज मैं ये एक्सिस बनाता हूं। अच्छा, एक बॉडी को मैं मूव करवाता हूं, एक बॉडी को मैं मूव करवाता हूं इस एक्सिस के लॉन्ग। ये आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। और ये कौन सा एक्सिस है? हम कहते हैं जी एक्स एक्सिस है। अच्छा, अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, सिर्फ एक बॉडी है वो यहां से ऐसे ऐसे मूव करती करती इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आप देखें ये बॉडी की जो मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग है। इस मोशन को हम नाम देते हैं वन डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं। अच्छा, अगर एक बॉडी को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, वो बॉडी ऊपर को गई, ये ऊपर को जा रही है इस एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन में ही जाती जा रही है, और ऐसे इस डायरेक्शन में ये वापस भी आई, तो इस वक्त भी इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? वन डायमेंशनल मोशन होगी। बच्चों कौन सी मोशन होगी? वन डायमेंशनल। मगर अगर मैं किसी बॉडी को इधर से, सपोज करें यहां से आप वाई एक्सिस से इस पॉइंट से किसी बॉडी को फेंकते हैं और वो बॉडी मूव करती 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 बच्चों यहां पे सपोज करें जमीन पे आके यहां पे गिरती है इस पॉइंट पे। इस वक्त तक आप गौर से देखें तो ये बॉडी आगे को भी जा रही थी और ये बॉडी नीचे को भी आ रही है। इसमें एक्स एक्सिस वाली मोशन भी मौजूद है, वाई एक्सिस वाली भी मोशन मौजूद है। इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाली थी, इसमें सिर्फ वाई एक्सिस वाली थी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे फेंकता हूं, यहां से ऐसे थ्रो किया और ये बॉडी जमीन पर ये ऐसे जाके तो ये सेम लेवल पर इधर इस जगह पे आगे गिर गई। अब इस वक्त भी आप देखें इसकी मोशन में ये आगे आगे को भी जा रही है, ऊपर को भी जा रही है। इसका मतलब इस वक्त भी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है। तो किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिस मोशन में दोनों एक्सिस इन्वॉल्व हो, इसका मतलब ये वाली मोशन टू डायमेंशनल नहीं थी, ठीक है। इसी तरह वो वाली जो मोशन थी वाई एक्सिस वाली, वो भी टू डायमेंशनल नहीं है। इनमें से ये जो दो मोशंस हैं जिसमें बॉडी इधर से भी ऐसे मतलब टू एक्सिस के अलोंग आई है, इधर भी टू एक्सिस के अलोंग आई है, तो ऐसी टू डायमेंशनल मोशंस जो होती हैं किसी भी बॉडी की, उस मोशन का नाम क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर बातों को आगे लेके चलते हैं बच्चों। टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन due to gravity and inertia। अब यहां पर जो वर्ड यूज किए गए हैं टू डायमेंशनल वर्ड, यानी टू डायमेंशनल से तो आपको पता चल गया कि मतलब दो एक्सिस वाली मोशन होगी ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर टू डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगी, जिसमें ग्रेविटी एंड इनर्शिया होगा वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ये आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल ने जो पाथ कवर किया है, अभी इसकी और बातें करते हैं मगर अभी कुछ बातें पॉइंट्स आपको लिखवा दूं। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी का नाम देते हैं। जो पाथ फॉलोड होता है प्रोजेक्टाइल का, इसका नाम क्या होता है? ट्रैजेक्टरी होता है। ये ट्रैजेक्टरी आमतौर पर याद रखिएगा ये पैराबोलिक शेप का होता है। किस शेप का होता है? आमतौर पर जो इसकी शेप होती है ये पैराबोलिक। ये जो आपको पाथ नजर आ रहे हैं ना ऐसा, यानी ये जो पाथ आपको ऐसा नजर आ रहा है या ये आधा पैराबोलिक नजर आ रहा है, ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ होते हैं।
तो आमतौर पे प्रोजेक्टाइल की मोशन के जो पाथ होते हैं ये कौन से होते हैं बच्चों? पैराबोलिक शेप के होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। तो ट्रेजेक्टरी की जगह पैराबोलिक का भी लफ्ज लिखा होता है। अच्छा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में जो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बॉडी है वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है तो इसका मतलब है कि वो किस किस डायरेक्शन में जा रही है भला? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रही है, यानी आगे आगे को भी जा रही है, और वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रही है, ऐसे ही है। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल बॉडी की मोशन दो एक्सिस के अलोंग है। हम ये कहते हैं कि बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रही है और बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग भी आ रही है बच्चों। अच्छा, अब एक्स एक्सिस के अलोंग किसकी वजह से जाती है? देखिए, जब ये हम प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंकते हैं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, फिर ये नीचे को भी आ रहा है, आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी जा रहा है। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आगे भी जा रहा है, नीचे भी? आगे आगे को किसकी वजह से जा रहा है? देखें, जब आपने एक मरतबा आपने इसको थ्रो कर दिया, यहां से थ्रो कर दिया इसको, तो उसके बाद ये आगे को भी जा रहा है, नीचे को भी जा रहा है। तो थ्रो करके तो छोड़ दिया है, फोर्स तो शुरू में लगाई बस, उसके बाद तो आप फोर्स नहीं लगा रहे, मगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग किसकी वजह से जा रहा है बच्चों? ये अपने इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, जबकि नीचे को किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे को आ रहा है। अच्छा, अब देखें, एक्स एक्सिस वाली मोशन को हम ये बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है ये, और वाई एक्सिस में हम ये बोल देते हैं कि ये वर्टिकल आ रहा है। वाई एक्सिस वाली मोशन में हम वर्टिकल का लफ्ज लिख देते हैं। अच्छा, फिर एक और बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली ये फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब आगे आगे जा रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में बच्चों ये डाउनवर्ड आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये आगे आगे को जा रहा है, इसका मतलब इनर्शिया है जो इसको आगे को लेके जा रहा है। ये तो बात आपने पढ़ ली। इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया तो फोर्स नहीं है, ये तो बॉडी की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस के अलोंग तो ये बॉडी नीचे को आ रही है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। वाई एक्सिस के अलोंग ग्रेविटी इसको नीचे को लेके जा रही है, जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग इनर्शिया है जो इसको आगे को लेके जा रहा है, फोर्स नहीं है। तो देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। हम पहला लॉ न्यूटन का क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो यहां पर भी बेसिकली इनर्शिया है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा है, आपकी फोर्स जीरो है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा, जब फोर्स ही जीरो हो गई तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अगर अपवर्ड का केस होगा तो प्लस माइनस जी होगा, डाउनवर्ड का केस होगा तो प्लस जी होगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोजेक्टाइल में एक्स, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, तो जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका मतलब है कि वो वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जबकि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वी वाई जो है ये कांस्टेंट नहीं है, जबकि वी एक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन ये तमाम चीजें अब आपने याद रखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने समरी के तौर पे लिख दी है कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन जीरो होता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। ये देखते हैं कि कैसे चेंज होती है, अभी हम इसके पूरे केसेस पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, इसके बाद याद रखिएगा इनके केसेस हैं, इनकी टाइप्स है प्रोजेक्टाइल की। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली मोशन, एक्स एक्सिस की मोशन का अपना एक तरीका है इनर्शिया वाला, वाई एक्सिस की अपनी एक मतलब एनालॉजी है ग्रेविटी वाली। इस तो याद रखिएगा इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, horizontal and vertical motions are independent of each other। ये एक दूसरे के ऊपर बच्चों डिपेंड नहीं करती।
हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों डिफरेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ करेगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब हम पॉइंट लिख देते हैं ना बस, हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही होती इस मोशन में। उसके बाद वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड, जबकि वर्टिकल मोशन क्या है बच्चों? वर्टिकल मोशन आप देख रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन है ना, तो इज एक्सेलरेटेड। वो क्यों एक्सेलरेटेड है? कंट्रोल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है। तो वाई एक्सिस वाली मोशन को ग्रेविटी ही तो कंट्रोल कर रही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं, मतलब किसी भी बॉडी को विंडो ऑफ द मूविंग ट्रेन से ड्रॉप करते हैं, तो आप देखते हैं ट्रेन से आप किसी भी चीज को ड्रॉप करें ना, तो वो ट्रेन सीधी, वो चीज सीधी जाके नीचे नहीं गिरती, क्योंकि ट्रेन मोशन में थी, आप भी मोशन में थी, वो चीज भी अपनी मोशन को बरकरार रखने के लिए वो आगे को जाके जमीन पे गिरती है। तो वो बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। ये बड़ा एक पेपर में मैंने ये पढ़ी थी लाइन, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स पूछी हुई थी, उनमें ये एग्जांपल लिखी थी, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन, विंडो ऑफ मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन की विंडो से जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वो सीधी नहीं गिरती, बल्कि इनर्शिया की वजह से आगे को जाती है, फिर वो जमीन पे, और ग्रेविटी की वजह से वो जमीन पे आती है, तो प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ बनाती है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर किसी गन से हम बुलेट को किसी पर्टिकुलर एंगल पर फायर करें, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो फुटबॉल है, जब उसको किक किया जाता है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, उसकी भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। वो सादा सी इसलिए मैंने लिख रहा। मिसाइल है, जब आप उसको लॉन्च करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर, उसकी भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। खैर, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ना बच्चों कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक केस डिस्कस करते हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं बच्चों केस नंबर 1 का। केस नंबर 1 में हम ये पढ़ेंगे व्हेन प्रोजेक्टाइल, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देने जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम देने जा रहे हैं। पहला टाइप प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इसके लिए जरा गौर से सुनिएगा। देखें, अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस बना देता हूं आपके सामने, ठीक है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल, अगर कोई बॉडी सपोज करें यहां पर पड़ी हुई है इस वक्त ना, इस पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पर बॉडी को क्या करते हैं? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो करते हैं, ऐसे सीधा। आपने बॉडी को ऐसे बिल्कुल सीधा फेंका, और जिस वेलोसिटी से फेंका वो वेलोसिटी है VIX, और उसको हम सिंपली VX कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपने इसको इस डायरेक्शन में दी। मगर आप देखें, जब हम इसको सीधा फेंकते हैं तो ये बॉडी सीधी नहीं जाती, ये बॉडी बल्कि इस डायरेक्शन में ऐसे होती 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 ये इस वक्त आके ये जमीन पर गिर जाती है। ये तो बॉडी ऐसे आके जमीन पे गिर गई, हालांकि आपने तो इसको सीधा फेंका था। मगर आप देखें कि ये सीधा फेंका, मगर इसका इनर्शिया इसको आगे को लेके गया, मगर ग्रेविटी भी तो इसके ऊपर एक्ट कर रही थी, वो भी तो कोई चीज थी। तो इसका मतलब ये आगे आगे को जा रहा था, किसकी वजह से? आगे आगे को इसको लेके जा रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आगे आगे को कौन लेके जा रहा था इसको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है VX। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको आगे आगे को लेके जा रही, यानी इनर्शिया इसको आगे को लेके जा रहा है। मगर ग्रेविटी इसको किधर को लेके आ रही है? वो कह रही है भाई तू नीचे को आ। ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींच रही है, जिस वजह से ये नीचे को आता जा रहा है। और अब आप जरा सा जो गौर करने वाली यहां पर चीज थी वो ये है कि यार मैंने जो VY बनाया है ना, ये VY आप देख सकते हैं कि ये मैंने इंक्रीजिंग बनाया है। ये मैंने क्या बनाया है बच्चों? इंक्रीजिंग बनाया है। उसकी वजह यह है कि जब बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं वैसे भी, तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। इसी तरह जब ये ड्रॉप, जब हमने इसको ऐसे फेंका सीधा, तो इस पॉइंट पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है। उसकी वजह, क्योंकि जब आपने इसको फेंका है तो आपने तो इसको प्योर हॉरिजॉन्टल फेंका है। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी y वाली क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है बॉडी को ग्रेविटी नीचे को खींचती है, तो नीचे आते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है।
तो अभी हमने ऊपर लिखा भी था प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो आप देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाया है, इसका एरो अगर स्केल के मुताबिक नहीं भी है, थोड़ा बहुत फर्क है, बट ये कांस्टेंट है। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। सो दैट इज द टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल, दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन पैरेलल टू द अर्थ फ्रॉम सर्टेन हाइट। ये देखें आपने, ये जमीन है सपोज करें नीचे, तो आपने जमीन के पैरेलल इसको किसी सर्टेन हाइट से फेंका, वो तो बाद में सारी बात, उसका पाथ ऐसा बना। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पूछें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन पैरेलल टू द अर्थ, मगर शर्त यह है कि जमीन की नहीं, मतलब जमीन के ऊपर खड़े होकर नहीं, फ्रॉम सर्टेन हाइट। जब आप किसी सर्टेन हाइट से खड़े होके किसी भी बॉडी को जमीन के पैरेलल फेंके तो उस वक्त इसका जो पाथ है वो ऐसा बनता है। ठीक हो गया। जिस तरह आप सपोज करें किसी नहर के किनारे पे आप खड़े हैं और आप नहर के अंदर कोई पत्थर फेंकने लगे, उल्टा काम करने लगे हैं, तो पत्थर, जारी बात है आप चाहते हैं कि थोड़ा आगे जाके गिरे, तो जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो वो जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट पर से ही आप उसको थ्रो करते हैं, तो उसकी भी जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखिएगा बच्चों, ये जो इतना सा हिस्सा होता है, ये वाला, ये जो इतना सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। और आपको जो ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है इतना सा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर करके आया ना ये प्रोजेक्टाइल, इसको हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल को। वाई एक्सिस वाला क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक्स एक्सिस वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हमने डिटेल में देखनी है। सबसे पहले तो देखें, जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो मैं आपसे अब जो बात देखें, अब ये सारी कैलकुलेशंस जो एमसीक्यूज बेस्ड कैलकुलेशंस आप करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो जरा गौर से सुनिएगा। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक बात तो हमें पता चल गई कि वी वाई इंक्रीजिंग है, जबकि वी एक्स क्या है, कांस्टेंट है, और वी आई वाई जो है वो जीरो है। हम यहां पर बच्चों जब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहां से हमें पता चल जाता है कि इस केस में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, x इज इक्वल टू, अब इसका प्रूफ तो नहीं आपको पेपर में आएगा ना, वी एक्स इंटू टी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसका फार्मूला वी एक्स इंटू टी है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं यार मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैंने कैलकुलेट करना हो, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, याद रखिएगा वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी जो y हम बोल के आए हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/2 GT² होता है। क्या ख्याल है? अच्छा, इसी तरह ये प्रोजेक्टाइल को नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, इसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, अगर ये टाइम आपको निकालना पड़ जाए, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है y इज इक्वल टू 1/2 GT², यहीं से जब हम t निकालते हैं तो ये बराबर आ जाता है √2y डिवाइडेड बाय g। तो यहां से आप टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो टाइम टेकन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि ये जो टाइम है बच्चों, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर आप गौर से देखें इस वक्त इस टाइम के अंदर कहीं पर भी आप ये देख रहे हैं कि किस वेलोसिटी से थ्रो किया ये आ रहा है, तो याद रखिएगा दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प देगी, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, आप किस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके बच्चों, अच्छा जी, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये जो आपने फार्मूला पढ़ा है इसी को हम यूं भी तो लिख सकते हैं, क्या हम यूं नहीं कह सकते x इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा जरा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है और साथ में मैं लिख देता हूं √2y डिवाइडेड बाय g, y की जगह पे h भी लिख सकते हैं,
तो देखें ये फार्मूला उस वक्त यूज होगा अगर आपको पेपर में टाइम नहीं दिया मगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस दिया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है, तब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्या ख्याल? अच्छा, उसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी इंटरवल पे आपको अगर वेलोसिटी इसकी निकालनी पड़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इधर से हम थोड़ा सा लाइन लगा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी आप किसी भी इंस्टेंट के ऊपर निकालना चाहें, रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी टाइम पर आपको इसकी नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए, तो बच्चों याद रखें उसके लिए हम फार्मूला पढ़ते हैं। क्योंकि इनिशियल तो एक मरतबा था, अब आपने छोड़ दिया इसको जब, तो यहां पे वी स्केयर एफ एक्स प्लस वी स्केयर एफ वाई, ये फार्मूला आपकी किताबों में लिखा होता था। एफ इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट पे आप नोट करना चाह रहे हैं वो पॉइंट आपके लिए आसे तो फाइनल ही होगा ना, इसलिए यहां पे वी एफ आता होता है। अब हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वी एफ एक्स या वी आई एक्स, ये तो कांस्टेंट होती है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। जो वी एफ एक्स है, ठीक है, ये वी एफ एक्स आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वी एफ एक्स तो कांस्टेंट रहता है, तो वी एफ एक्स जो होता है ये वी आई एक्स के बराबर होता है या सिंपली वी एक्स के बराबर होता है, ये तो चेंज नहीं होता। अच्छा, वी एफ वाई कैसे निकालते हैं? वी एफ वाई बराबर होगा वी आई वाई, क्योंकि बॉडी नीचे को आ रही है, प्लस जी टी लगा देंगे। मगर क्योंकि वी आई वाई हम देख चुके हैं कि यहां पर क्या था, जीरो था, इसलिए वी एफ वाई जस्ट जी टी के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये चीज जीरो थी। तो जब मैं इन दोनों चीजों को यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक देसी फार्मूला बनने जा रहा है, और वो फार्मूला बन जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर। ये डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपने क्या निकालनी हो, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो। अच्छा, मगर अगर मैं आपको कहता हूं कि यार प्रोजेक्टाइल को, अब जरा गौर से सुनिएगा, ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम। एक केस और है इसके अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं कि आपने वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालनी है सिर्फ उस वक्त ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक केस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बताएं क्या होगी, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब इसने ग्राउंड से टकराना है उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखें, वो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पुट करें, ये उस वक्त यूज, देख अब मेरी बात सुने, ये फार्मूला भी जो था ये भी यूज हो सकता है, मगर ये फार्मूले के अंदर ही एक और फार्मूला है, इसी को हम, यानी कि जो वेलोसिटी का ये फार्मूला आपने पढ़ा है, हम इसकी जगह पे फार्मूला ये भी चलाते होते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट। अब एक तो तरीका है डायरेक्ट याद रख लें, वी स्केयर एक्स प्लस 2gh, बात खत्म। ये फार्मूला याद रखें। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है यार, साफ नजर आ रहा है, ये उस वक्त यूज होना है जब आपको टाइम दिया होना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल का टाइम दिया हो, और ये उस वक्त यूज होना है जब वो वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट, ये जो h जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये h जो है ये y की जगह पे मैंने बताया था h भी आ जाता है ना, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो इतना वो कवर करके आया है, तो जारी बात है जब वो ग्राउंड पे आ गया तो h कवर कर ही आया होगा वो, ठीक है, तो वो आपने यहां पर पुट कर देना है। क्या ख्याल है? तो अब ये दोनों फार्मूलाज बच्चों आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एक दो फार्मूला, ये 3, 4 और 5, ठीक है जी, ये फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मगर ये उस वक्त यूज होने हैं जब प्रोजेक्टाइल को हम अर्थ के पैरेलल किसी सर्टेन हाइट से थ्रो करते हैं। अच्छा, एक और बात, ये बच्चे कहते हैं 2gh कहां से आया, भाई मेरी बात सुने, ये जो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर आई, वो 2as इज इक्वल टू वी स्केयर एफ माइनस वी अपना होता था ना फार्मूला, 2as इज इक्वल टू वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर आई नहीं था, तो उस फार्मूले में से निकला हुआ है वहां पे vi तो जीरो हो गया, तो vf स्केयर जो है वो 2as बचेगा, तो वहां पे हमने 2gh लिखा हुआ है, तो ये फार्मूले में ये इसलिए 2gh आया हुआ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना इससे, बस ये फार्मूला जुबानी याद रख लें, जिसको याद रहेगा उसकी जिंदगी में सुकून रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल नंबर 3.11 जो है ना, आपकी बुक में जब आप कभी जिंदगी में इत्तेफाक हो आपको, तो आप प्रॉब्लम नंबर 3.11 को अब डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे।
वैसे आप लंबे लंबे तरीकों से सोल्व करते आए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जाके देख लीजिएगा जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया बुक के न्यूमेरिकल लाजमी करें। अभी हम करते हैं वैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको अब एक प्रोजेक्टाइल देता हूं, मैं कहता हूं क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने जमीन से, ये एक प्रोजेक्टाइल है यहां पर, ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल को हम 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऐसे फेंक रहे हैं, और ये प्रोजेक्टाइल जमीन के ऊपर आके इस जगह पे गिर रहा है, और ये 10 मीटर की हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया था, मतलब छोड़ा था इसको। अच्छा, तो अब मैं आपसे कहता हूं बताएं जब ये आगे जमीन से टकराएगा तो किस वेलोसिटी से ये आगे जमीन से टकराएगा। अब बच्चे पागल हो जाते हैं, यार पता नहीं कौन सा फार्मूला लगाए, हमें तो समझ नहीं आ रहा था। भाई मेरी बात सुने, आप देखें आपके पास h की वैल्यू है, आपके पास vx है, तो खत्म होगी बात, ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करें, ये वाला, बस खत्म। क्या फार्मूला था, v इज इक्वल टू अंडर रूट। अब आपको डरने की जरूरत ही क्या है, पेपर में बैठ के फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको अकल से भी काम लेना है। तो पेपर में बैठ के फार्मूला ना लिखने बैठ जाना, जिसको आता है वो डायरेक्ट करे, 21 का स्केयर प्लस 2 10 इंटू 10, ठीक है जी, 2gh है। तो देखें ये 21 का स्केयर 441 होता है ये, और ये कितना बन जाएगा, 200 बन जाएगा। अच्छा, अब ये 21 का स्केयर और ये 200 ये बन गया। जब आप इसको 441 को 200 में ऐड करते हैं तो 625 आपके पास आता है। अब 625 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है 25, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 25 है, और जो यूनिट आता है वो आपको पता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, तो 21 मीटर पर सेकंड तकरीबन इसके बराबर आएगा ये। ठीक हो गया, ये इस तरीके से बच्चों आप इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज तो नहीं थी ना ये मुश्किल चीज थी। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब एक और इस टाइप का ही मैं आपसे पूछता हूं। देखें अगर ये क्वेश्चन होता है ऐसे, अभी तो आपको मैंने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दी थी और हाइट दी थी, अगर मैं यही आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल दोबारा से बनाता हूं और मैं कहता हूं जी ये प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका इसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, और ये प्रोजेक्टाइल बच्चों यहां से आता था ऐसे जमीन पर आया, और ये जो टाइम है 2 सेकंड में जमीन पर पहुंचा है। बताएं जमीन पर टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखें इस, या 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, सिंपली वो आपसे ये भी पूछ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि जमीन से टकराने वाली वेलोसिटी, वो कहेगा 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी उसकी। जब जमीन से टकराता फिर तो आपको हाइट देता ना, या अगर हाइट नहीं भी दी टाइम दे दिया, हो सके टाइम टोटल टाइम हो, या हो सके टाइम किसी इंस्टेंट का टाइम हो, तो आपने बस फिर ये जब इंस्टेंट का टाइम उसने दिया हुआ फिर आपने चुप करके फार्मूले में हाँ जी 10 का स्केयर प्लस साथ में जी स्केयर टी स्केयर था, यानी वो जी की जगह पे 10 का स्केयर और टी कितना है 2 का स्केयर। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये 10 का स्केयर वही 100 जमा ये कितना बन जाएगा 400। अब 100 जमा 400 कितना बन गया अंडर रूट 500। अब अंडर रूट 500 क्या होगा, देखिए हम इसको 5 ज़रब 100 तो लिख सकते हैं, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो 10 और अंडर रूट 5 अपनी जगह पे रहेगा, तो ये 10 अंडर रूट 5 आपका आंसर है। अब आपको पता है 5 जो होता है ये 5 से पीछे 4 होता है जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है, और 6 होता है अपना बस 2 होता है ना, अब 6 उसके बाद 3 किसका होता है 9 का। इसका मतलब इसका आंसर 2.12 इस तरह बहुत करीब करीब होगा। हम इसको अगर 2 कंसीडर कर लें तो 20 आ जाएगा आंसर, मगर 20 से थोड़ा सा ज्यादा वाली ऑप्शन आपका आंसर होगी। अगर उसने इस तरह नहीं लिखा होगा फिर उसने ऑप्शन की फॉर्म में उस तरह से लिखा होगा, वो आप देख लीजिएगा। तो मतलब ये था कि आपको तरीका आना चाहिए। अच्छा, कई दफा वो वेलोसिटी आपको ये किलोमीटर पर आवर में दे देता है। अगर ये वेलोसिटी याद रखिएगा, अगर ये वेलोसिटी गिवन हो इन किलोमीटर पर आवर, तो पहले सबसे आप क्या काम करेंगे, उस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये काम, यानी ये फार्मूलाज में आपने जो वेलोसिटी या हाइट या टाइम पुट करने हैं ये ऐसे यूनिट वाले पुट करने हैं। ठीक हो गया। ले जी ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ये तो हो गए बच्चों कुछ जनरल केस। अच्छा, अगर अब प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल केस आता है हमारे पास, वो क्या है, सेकंड टाइप इसकी जो आती है, सेकंड टाइप जिसको हम नाम देते हैं बच्चों ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल का। किसका नाम देते हैं, ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। ये ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लीस नहीं ऑब्लीक है ये, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल क्या होता है,
जब आप प्रोजेक्टाइल को सपोज करें ये हमारे पास है जी ये देखें, हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, अब किसी जमीन से इसको हमने फेंका ऐसे ऊपर को, और ये प्रोजेक्टाइल जमीन से ऐसे ऊपर को गया और ऐसे 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 होता 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 यहां से होता 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 भाईजान यहां पे जमीन पे आके फॉल किया ऐसे। अब की बार हमारा केस ये है कि प्रोजेक्टाइल को जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंका जाए, तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at certain angle, when projectile is thrown at certain angle। और देखें जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो इस वक्त आप यहां पर अगर गौर से देखें तो आपने इसको बेसिकली यहां से ऐसे फेंका है ना, ये देखें ऐसे। तो जब आपने इसको इस एंगल के ऊपर फेंक दिया है प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, तो इस वक्त इसका कोई ना कोई एंगल भी तो बन रहा है अगर आप गौर से देखें। अब ये प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, और ये प्रोजेक्टाइल जमीन से एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं बच्चों, हम इस केस में ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी। इसको बोलते हैं जहां पे आगे इसने लैंड करना है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, या टॉप पॉइंट का नाम देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल याद रखिएगा, जो ये मैक्सिमम, ये जो हाइट आपको नजर आ रही है, ये जो हाइट कवर करता है इसको हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसी तरह ये प्रोजेक्टाइल जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और ये प्रोजेक्टाइल यहां से जमीन से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में जो टाइम लेता है, इस टाइम को हम बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, इसके पूरे पाथ का जो टाइम है। अभी हम इनकी फार्मूलाज की डेरिवेशन करेंगे। अब बच्चे कहते हैं सर हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर क्यों नहीं थे? भाई ऊपर हमने हॉरिजॉन्टल, अगर आपको पता हो तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये वर्टिकल, वहां पे भी तो निकाले हैं, वहां पे भी हमने फॉरवर्ड निकाले, यहां पे भी निकाले, वहां पे टाइम भी निकाला है, उसका अलग है, इसके अलग है, क्योंकि ये केस उससे अलग है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल को जब हम फेंक देते हैं यहां से ऐसे ऊपर को फेंका, फिर ये नीचे को आया, अब आप इसकी मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। यहां से यहां तक ये बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और यहां से यहां ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। प्रोजेक्टाइल की हम यहां पर अगर इसकी वेलोसिटीज बनाएं, क्या बनाएं? इसकी वेलोसिटी, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएं, तो आपको पता है कि इसकी जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका यूं बनेगा, एक इसका कंपोनेंट यूं बनेगा। ये देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल को इसकी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना चाहें तो बच्चों एक कंपोनेंट ये बना, और इसको हमने क्या नाम दे देना है? इसको हमने नाम दे देना है वी आई, क्योंकि ये देखें ये वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो इसको हम नाम दे देंगे वी आई, वाई का नाम दे देंगे। और इसी तरह जो ये वाला होगा कंपोनेंट, इसको हम किसका नाम दे देंगे? वी आई एक्स का नाम दे देंगे। तो अगर मैं इसके प्रोजेक्टाइल के दोनों कंपोनेंट बनाऊं तो ये एक वी आई एक्स बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है? वी आई वाई बन रहा है। ऐसा ही है। तो अब किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये जिस तरह अब यहां पर अगर मैं इसके कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी, अब आपको पता है कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे इधर को होनी है ना, इसके टेंजेंट के अलोंग होनी है, तो यहां पे भी तो मैं इसे कंपोनेंट बना सकता हूं। तो किसी भी पॉइंट पर गौर से सुनिएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आपकी बुक में जो लिखे हैं पहले मैं उनकी बात कर रहा हूं ताकि फिर हम आगे चल सके। प्रोजेक्टाइल के इस केस में जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, फिर रेंज, हाइट और टाइम, ये सारी बातें भी हम कर लेते हैं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा पहले तो आप ये बताएं, पूरे इस पाथ के अलोंग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम बातें करते हैं इस पूरे पाथ के अलोंग, जिस तरह वहां पर की थी ना, सबसे पहले एक तरतीब से चलना शुरू करते हैं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा? वहां पर तो हमने देखा था कि ए एक्स जो था वो 0 था और ए वाई जो था वो जी के बराबर था। इसमें भी क्या होगा? अगर आप गौर से देखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर।
पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, वो जो सा मर्जी है, बेशक ओब्लीक है या दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जबकि वाई एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटेशनल वाला होता है। तो ये जी स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो हमेशा जी के बराबर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि प्रोजेक्टाइल का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होगी? ये अब आपकी बुक में भी पॉइंट लिखा हुआ था कि अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है इस केस में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट, हमें पता है v स्क्वायर एफ एक्स होता है प्लस v स्क्वायर एफ वाई होता है। ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर एफ एक्स प्लस v स्क्वायर एफ वाई। तो अब हम यहां पर अगर वी एफ एक्स की वैल्यू पुट करें और वी एफ वाई की वैल्यू पुट करें जिस तरह वहां पर निकाली थी, तो यहां पर तो हम यही कहेंगे जो वी एफ एक्स है ये तो वी आई एक्स के बराबर होगा, ये तो वी एक्स ही होगा, यानी कि इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा सॉरी इसके ऊपर अब की बार, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर है, तो जब किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर है तो फिर तो फर्क पड़ जाएगा। फिर वी एफ एक्स जो होगा बराबर, तो यानी वी एफ एक्स तो वी एफ एक्स और वी आई एक्स ये तो इक्वल ही होंगे, हाँ, मगर क्योंकि ये कंपोनेंट की फॉर्म में तो हॉरिजॉन्टल के साथ आपको पता है कोस थीटा आता है, तो अब की बार वी एफ एक्स जो होगा वो होगा वी आई एक्स के बराबर ही, मगर वी आई कोस थीटा होगा, जबकि वी एफ वाई बराबर होगा वी आई वाई माइनस जी टी के। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि प्रोजेक्टाइल ओवरऑल नीचे को फेंका, इनिशियली आपने ऊपर को फेंका है ना, तो वी आई वाई तो इनिशियल के लिहाज से हम यहां पे ये माइनस जी पुट करते थे, तो और वी एफ वाई को हम यूं भी लिख सकते हैं, वी आई वाई किसके बराबर होता है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, तो वी एफ वाई का ये फार्मूला बन गया। ये वाली वैल्यूज जब हम यहां पर पुट कर देते हैं तो v इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा वी एफ एक्स की जगह पर आ गया वी आई कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ना पुत्र पेपर में ये वाला जो फार्मूला, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है और बच्चों को मुश्किल लगती है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू कम ही आता है, जो ऊपर वाला आपको बताया है वो ज्यादा आ जाता है। तो ये तो बातें हो गई, हमने अभी तक इसमें दो बातें कर ली कि जब प्रोजेक्टाइल को हम फेंकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, जब इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पर फेंकते हैं तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो जी ही रहता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो वी आई कोस स्क्वायर थीटा, वी आई कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर होती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर इसके एंगल की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे वही थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। अगर हम निकालना चाहें डायरेक्शन, क्या निकालना चाहें, टू फाइंड डायरेक्शन, तो अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो थीटा, यानी कि आप थीटा निकालना चाहते हैं तो बच्चों थीटा निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज होगा, फार्मूला यूज होगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, इधर गया यार ये, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। अब वही वी एफ वाई जो होता है वो आपको पता है वी एफ वाई अभी आपने पढ़ा है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर होता है, और वी एफ एक्स जो होता है वो वी आई कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने इसके ना प्रोजेक्टाइल के रेंज के, हाइट के और टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूलाज पढ़े थे। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम कैसे निकालते थे। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कौन सा प्रोजेक्टाइल है ये, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने का फार्मूला जो था बच्चों वो क्या फार्मूला था, h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये इसका फार्मूला था हाइट निकालने का। अब याद रखिएगा इस फार्मूले में अगर हम थीटा की जगह पर, अगर हम इस फार्मूले में बच्चों क्या काम कर देते हैं, थीटा की जगह पर अगर हम इसको मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर राइट साइड पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
और लेफ्ट साइड वाली चीज को हम मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, तो राइट साइड वाली चीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैक्सिमम पुट किया करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब हम साइन थीटा, याद रखिएगा, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो तो यहां से हम थीटा निकालेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 आएगा, और साइन इनवर्स 1 जो होता है ये 90 डिग्री होता है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और ये आती किस एंगल पे? 90 डिग्री पर। ये हमेशा के लिए याद रख लें। तो अगर मैं इस फार्मूले में थीटा को 90 डिग्री पुट कर देता हूं तो हमारे पास जो हाइट है वो मैक्सिमम बन जाएगी, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा, vi²/2g। सादा जुबान में हम ये कह देते होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा वाली चीज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ये अगले केसेस में भी अब आपको याद रखना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी एच मैक्स को इधर पुट कर दूं तो ये शुरू वाला रिलेशन है जहां पे एच था, देखें यहां पर मैं लिख सकता हूं h=h_max sin स्क्वायर थीटा। ये भी तो मैं लिख सकता हूं। ये अगर आप गौर से देखें यहां पर मैंने क्या काम किया, ये एच मैक्स जो आया है इस vi²/2g की जगह पे मैंने एच मैक्स लिख दिया। तो ये है रिलेशन बिटवीन हाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इसमें भी अब हम यहां पर क्या काम करते हैं, अगर ये थीटा 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, अगर ये थीटा 30 डिग्री का होगा, अगर ये थीटा यहां से 45 डिग्री का होगा, अगर ये थीटा यहां पे 60 डिग्री का होगा, ये हम जो एंगल्स ले रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड सवाल आते हैं, और अगर ये 90 डिग्री का हो, इन एंगल्स के ऊपर हाइट क्या होगी? थीटा 0 डिग्री होगा, इसका मतलब हाइट 0 होगी, इसका मतलब वो तो स्ट्रेट बन जाएगा, वो तो मतलब सीधा चला जाएगा। अच्छा, 30 डिग्री के ऊपर साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो h= मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/2 होता है, तो हमारे पास 1/2 का स्क्वायर जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो h= मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह 60 डिग्री के एंगल के ऊपर जो हाइट है √3/2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो h max 3/4 आ जाएगा। √3/2 का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो यही आता है। और θ 90 डिग्री के ऊपर जो h है वो h max के बराबर ही आएगा, यानी जो हाइट होती है वही मैक्सिमम हाइट है। तो ये फार्मूले के अंदर से रिलेशन थे जिनमें हम वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इधर से ही 2 केस और निकलते हैं। एक केस तो ये निकल रहा है कि जो h है उसका इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये जो h है इसका g के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये जो h है ये डिपेंड कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर। ये 3 तरह की बातें यहां से। तो देखिए, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें तो प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो 4 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह g के साथ इनवर्स रिलेशन है। याद रखिएगा, अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम सेम वेलोसिटी से सेम एंगल पे फेंकते हैं, मगर प्रोजेक्टाइल को मून पर और अर्थ पर सेम वेलोसिटी और सेम एंगल पे थ्रो किया जाए तो ज्यादा उसकी हाइट कहां पे वो अचीव करेगा? तो अब देखिएगा, जी की जो वैल्यू होती है, आपको पता है वैल्यू ऑफ जी जो होती है मून पर वो अर्थ के मुकाबले में कम होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो होगी वो अर्थ पर मून के मुकाबले में से ज्यादा होगी। मगर कंडीशन यहां पर क्या है कि थीटा भी सेम हो, अर्थ वाला और मून वाला, और वी आई भी सेम हो, तब ये कंडीशन अचीव हो। यानी मैं कहता हूं एक प्रोजेक्टाइल को हमने 30 डिग्री के एंगल के ऊपर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, अर्थ के ऊपर भी मून के ऊपर भी, तो वो ज्यादा हाइट कहां पे अचीव करेगा? जहां पे जी कम होगा वहां पे हाइट ज्यादा होगी। सॉरी, तो जी जो हाइट जहां पर कम होगा हाइट वहां पर ज्यादा होनी थी। तो मून पर जी की वैल्यू कम है तो हाइट जो होगी वो मून पर ज्यादा होगी। हाइट कहां पर ज्यादा होगी बच्चों? मून पर ज्यादा होगी ना। तो हाइट मून पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्थ। इसीलिए हम कहते हैं हमको एक जंप लगाएं ना, अगर अर्थ के ऊपर जंप लगाएं सेम वेलोसिटी और सेम एंगल के साथ, तो हमारा अर्थ के ऊपर जंप कम लगेगा, मून के ऊपर जंप ज्यादा लगेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज थी यहां पर। उसके बाद यहां से एक और चीज साफ नजर आ रही है कि हाइट रेशो जब भी निकालनी होगी दो प्रोजेक्टाइल्स की, तो हम उनकी वेलोसिटीज के v1/v2 उनकी वेलोसिटीज की स्क्वायर की रेशो ले लेंगे। इसी तरह हाइट रेशो जो होती है वो याद रखिएगा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 के भी होल स्क्वायर की रेशो के बराबर होती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रोजेक्टाइल में हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट का हाफ कब हो जाती है? आप कहेंगे 45 डिग्री पे। 4 गुना कम कब हो जाती है? आप कहेंगे 30 डिग्री के ऊपर। 3/4 कब हो जाती है? आप कहेंगे 60 डिग्री के ऊपर। अब ये जो बातें मैंने आपको हाइट के लिए बताई है, सेम यही बातें अब हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। किसके लिए करेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ
फ्लाइट का केस में हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में हम क्या काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल जमीन से जब गया और वापस जमीन पे जब आया तो कितना उसने टाइम लिया, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू, ये होता है 2VI साइन थीटा ओवर जी। ये कौन सा टाइम है प्रोजेक्टाइल का? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो टाइम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। फिर वही बात, अगर इस फार्मूले में हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दें तो टी जो है वो मैक्सिमम होगा और वो बराबर रहेगा 2VI ओवर जी। किसके बराबर रहेगा? 2VI डिवाइडेड बाय जी। और जब हम यहां पे रिलेशन निकालेंगे तो पता चलेगा T इज इक्वल टू मैक्सिमम टाइम इनटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। और सेम वही काम फिर यहां पर भी। अब अगर मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर देता हूं, थीटा को मैं 30 डिग्री पुट कर देता हूं, जल्दी जल्दी अब मैं इसको करूंगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, जब मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूंगा तो वही बात, T 0 होगा। थीटा को 30 डिग्री पुट करेंगे, T जो होगा मैक्सिमम टाइम का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम टाइम का अंडर रूट 2 गुना कम आएगा। 60 डिग्री के ऊपर ये T जो होगा अंडर रूट 3/2 ऑफ मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। और 90 डिग्री के ऊपर जो T है वो मैक्सिमम टाइम के बराबर रहेगा। ठीक हो गया। और यहां पर भी फिर वही सेम वही केसेस कि यहां पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका VI के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो जाएगा, जबकि G के साथ इनवर्स रिलेशन है। और उसके बाद जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका साइन थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इस तरह हम रेशोज भी इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात, टाइम जो होगा मून के ऊपर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ। क्यों? क्योंकि मून जी पर जी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा किसी भी चीज का। अच्छा, ये तो बातें हो गई। तो देखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल करें टाइम डबल हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी को डबल करते थे हाइट 4 गुना बढ़ती थी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। और फिर उसके बाद एक मरतबा पेपर में MCQ देखा गया, वो क्वेश्चन ये था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके, ये होता है हाइट, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम कितना होता है? तो याद रखिएगा वो VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी ही होता है बस। इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का टाइम भी VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी ही होता है। ये दोनों मिलके जो है देखें, यानी कि ये बेसिकली VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी प्लस VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये जो दो फार्मूलाज हैं, ये अप जाने का टाइम है, ये डाउन आने का टाइम है। ये दोनों मिला के एक टाइम ऑफ असेंट है, एक टाइम ऑफ डिसेंट है। तो ये दोनों सेम होते हैं, तो इनकी जो रेशो होती है अप जाने की और डाउन आने की, वो टाइम की जो रेशो जो होती है वो 1:1 होती है। ये भी MCQ आ जाता होता है कि टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट रेशो क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, तो 1, क्योंकि जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना नीचे आने में लगेगा। और ये तमाम केसेस में याद रखें, हमने प्रोजेक्टाइल के अंदर इन तमाम केसेस में एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करके हम ये बातें पढ़े हैं। ठीक है, ये बच्चों बातें हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से। इसके बाद हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोजेक्टाइल की रेंज का फार्मूला हम क्या पढ़ेंगे? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल था ये। ठीक है, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अच्छा, अब इस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो याद रखिएगा VIX इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक है, अब VIX की वैल्यू क्या होती है? VI cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होती है? आप पढ़ते हैं 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये आपने पढ़ी है अभी। तो जब हम यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2VI स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो बच्चों ये फार्मूला बन गया 2VI, 2 नहीं आएगा, अब जस्ट आएगा VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की रेंज का एक फार्मूला आ गया। अच्छा, अब इस फार्मूले को अगर मैं इधर ही लिख दूं, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो इस फार्मूले में भी आप बताएं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए अब देखिए साइन 2 थीटा को 1 पुट करना पड़ेगा ना। तो देखें, क्योंकि साइन 2 थीटा प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज बनाने के लिए साइन 2 थीटा को 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहां से जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे वो 45 डिग्री आएगा। क्यों? साइन इनवर्स 190 डिग्री ही होगा, मगर वो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो यहां पर हम रेंज प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा को 45 डिग्री पुट किया था, यह आपकी बुक में एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी था। तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर जी। फिर रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज, तो आर इज इक्वल टू आर मैक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब सेम वही बात यहां पर भी सेम ऐसे ही कि अगर थीटा को हम क्या पुट कर देते हैं, 0 डिग्री पुट कर देते हैं, 30 डिग्री पुट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको पुट कर देते हैं बच्चों, मैं कहता हूं तकरीबन चलो 45 डिग्री पुट कर देते हैं बस। 60 डिग्री पुट करेंगे तो वो 90 डिग्री से आगे निकल जाएगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम इन तीनों एंगल्स को पुट करते हैं। 0 डिग्री पर रेंज वही बात 0 हो जाएगी। अच्छा 30 डिग्री के ऊपर जब हम इसको थ्रो करेंगे, 30 डिग्री के ऊपर साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 60। साइन 60 डिग्री जो होता है बच्चों वो कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो ये √3/2 ऑफ मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। और 45 डिग्री के ऊपर, क्योंकि 45 डिग्री और 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 बन जाएगा, तो रेंज जो हो जाएगी वो मैक्सिमम आ जाएगी प्रोजेक्टाइल की। तो ये बच्चों रेंज के अंदर भी सेम वही चीज फिर कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी के स्केयर के ऊपर, और ये जो रेंज है इसका जी के साथ, तो देखें टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट या रेंज, इन तीनों का जी के साथ इनवर्स रिलेशन ही है, और रेंज का साइन 2 थीटा के साथ भी क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मगर एक चीज याद रखें, जितने भी आपने फार्मूलाज पढ़े हैं, जब वी आई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है उस वक्त थीटा और जी को आप कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते हैं। जब जी के साथ इनवर्स रिलेशन है तो आप थीटा और वी आई को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं आप ये बात कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद सेम ऐसे ही यहां पर भी जब थीटा के साथ डायरेक्ट आप रिलेशन देख रहे हैं तो वी आई और जी को आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तब ये फार्मूलाज हम यूज किया करेंगे। लेकिन जी प्रोजेक्टाइल की हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक मास्टर फार्मूला है। इनके दरमियान में ना एक रिलेशन है, उसको हम नाम देते हैं मास्टर फार्मूला ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मास्टर फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आप सोल्व किया करेंगे। मास्टर फार्मूला क्या है, वो मास्टर फार्मूला हमने ये बनाया हुआ है, हम ये कहते हैं यार ये इसको ना पूरा डिराइव किया गया, बस आपने याद रखना जी टी स्केयर इज इक्वल टू 8h इज इक्वल टू 2r टेंजेंट थीटा। ये फार्मूला एक है जिसको आपने पैक कर लेना है। अब देखें, अब ये इसमें t टाइम ऑफ फ्लाइट है, h हाइट है, r रेंज है। अगर मैं कहता हूं यार मुझे ना रिलेशन चाहिए हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान में, तो अगर हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के दरमियान में रिलेशन चाहिए तो जी टी स्केयर इज इक्वल टू 8h आ गया। तो अगर मैं यहां से अब क्या निकालना चाहता हूं, t निकालना चाहता हूं, तो वो बराबर आएगा √8h डिवाइडेड बाय जी। और अगर मैं हाइट निकालना चाहता हूं तो जी टी स्केयर डिवाइडेड बाय 8, ये फार्मूला बन गया। अब कई दफा आपको प्रोजेक्टाइल की हाइट दी होगी, आप यहां पे हाइट पुट करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। कई दफा टाइम ऑफ फ्लाइट दिया होता है, डायरेक्ट हाइट निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। अच्छा इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूं यार मुझे तो रेंज और हाइट के दरमियान का रिलेशन चाहिए, तो रेंज और हाइट के दरमियान के लिए हम देखें 8h इज इक्वल टू 2r टेंजेंट थीटा पुट कर देंगे, तो 2 जब इससे कटेगा तो हमारे पास बचेगा 4h इज इक्वल टू r टेंजेंट थीटा। यहां से पता चलेगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h ओवर r आ गया, और यहां से पता चला थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h डिवाइडेड बाय r, ये बन गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि आप डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट एमसीक्यूज के अंदर इसको यूज करके इसको सॉल्व करते होते हैं। ये है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अच्छा एक और बात याद रखिएगा यहां पर, अब देखें, अब इसी फार्मूले के अंदर से, इसी फार्मूले में देखें, अगर मैं कहता हूं h इज इक्वल टू r हो जाए तो बताएं थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखें जब h इज इक्वल टू r हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h और r अगर इक्वल हो गए तो वो कट गए, तो टेंजेंट इनवर्स 4 बच गया। और टेंजेंट इनवर्स 4 आपकी बुक में 76 पेज के ऊपर 13 न्यूमेरिकल है ये, और इसका आंसर भी 76 डिग्री है। बस टेंजेंट इनवर्स 4 को याद रख लें, 76 डिग्री होता है। अच्छा इसी तरह इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर रेंज 4 टाइम्स हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर हो जाए तब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब की बात थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h, अपनी जगह पे r की जगह पे भी 4h आ गया, ये तो कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बचा। और टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है ये किसके बराबर होता है, हम ये कहते हैं जी 45 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से हम एक और रिलेशन ये भी बनाते होते हैं, हम ये कहते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर रेंज और हाइट की जो रेशो होती है
वो 4/1 होती है। ये भी बहुत मशहूर एमसीक्यू है। ठीक है, तो बच्चों ये रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज हो गया। अच्छा, इसी तरह एक रिलेशन और बन सकता है, और वो रिलेशन है कि अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की बात करें, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की अगर बात करें तो GT² इज इक्वल टू 2R टेंजेंट थीटा, ये बन रहा है। तो यहां से अगर मैं R निकालना चाहूं तो R किसके बराबर आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा, या R टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, R टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा 1/2 GT का स्केयर। ठीक है, अब इसी तरह आपको T दिया होगा, आप R निकाल सकते हैं, अगर आपको R दिया होगा तो आप T निकाल सकते हैं इधर इस फार्मूले को यूज करके। ठीक है, इसको हम सादा जुबान में 5T² भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप मजीद रिड्यूस करना चाहें तो R टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5T², क्योंकि G10 होता है ना, तो 5T² बन जाएगा। ये फार्मूला है, ये मास्टर फार्मूला। देखिए अब ये रिलेशन था रेंज और टाइम के दरमियान में, ये था रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम, ये था रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट, ये था रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट। तो ये तीनों आप लोगों को जुबानी आने चाहिए। यानी कि अब ये याद रखें ना, अगर आपको हाइट दी है, ठीक है, और रेंज दिया, थीटा इस फार्मूले से निकलेगा। इसी तरह अगर आपको थीटा दिया है, रेंज दी है, टाइम इस फार्मूले से निकल आएगा। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं यहां पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करता हूं आपके सामने, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पाथ है। अच्छा, इस पूरे पाथ के दौरान देखिएगा जरा गौर से, अगर प्रोजेक्टाइल की हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये एमसीक्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बात है जो करने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में, कांस्टेंट रहती है। तो ये देखें मैंने तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट बनाई है। जबकि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है आपको पता है अपवर्ड के केस में, अपवर्ड के केस में वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करती है। शुरू में ये ज्यादा होती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और इस पॉइंट पे पहुंच के वी वाई वैसे ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऊपर जाते जाते क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी कम होती है, और नीचे आते आते वर्टिकल वेलोसिटी दोबारा से क्या करती जाती है, ये मैं आपको ऊपर भी बता के आया था, इंक्रीज करती जाती है। तो वी वाई इंक्रीज करता जाता है। तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है डेट इज हाईएस्ट पॉइंट, डेट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, तो याद रखिएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पहला पॉइंट अब मैं लिखने लगा हूं यहां पे इस केस में कि एट द टॉप पॉइंट, ये हम सारी बातें करने जा रहे हैं अब किसकी, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये याद रखिएगा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहली बात तो क्या, Vx जो है ये कांस्टेंट ही रहता है, और ये बराबर होता है Vi cos थीटा के ही, ये कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ये जीरो हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल ही रहता है। फिर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं एंगल ड्रॉ करना चाहूं तो वो जी ड्रॉ करना चाहूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो तो डाउनवर्ड होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों याद रखिएगा, उसका जो एंगल होता है वेलोसिटी और इसके दरमियान में, ये कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम ये भी कहते हैं जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। अच्छा, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर देखें बेसिकली वेलोसिटी दो तरह की होती है ना, v² प्लस v²y। तो भाई जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर vy जीरो है तो आप देखें ना, तो फिर आपके पास तो सिर्फ v² ही बचनी थी जो कि vx बचनी थी। तो हम ये कहते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज मिनिमम नॉट जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज मिनिमम नॉट जीरो, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है, हम ये बोलेंगे। ठीक हो गया। और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है, वो जी के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के भी एंगल की बात हो गई। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्टाइल मोशन में
टोटल एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में क्या रहता है। अब मैं आपसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की बात नहीं कर रहा, ये देखें, इसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने लगा हूं, ये गौर से देख लेना। ये देखें, मैं ये कहता हूं कि भाई मैंने क्या काम किया, प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल है ना ऐसे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल में अगर मैं आपको कहूं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। किसके अलोंग होती है? हमेशा टेंजेंट के अलोंग। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे भी। जो ओवरऑल वेलोसिटी है, मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा ना वर्टिकल की, क्योंकि इनके कंपोनेंट बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनेंगे। मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। अच्छा, फिर ये टेंजेंट के अलोंग, फिर ये टेंजेंट के अलोंग, और यहां पे भी ये टेंजेंट के अलोंग। अच्छा, अब आप देखें एक्सेलरेशन जो होता है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, इधर भी जी डाउनवर्ड, इधर जी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही रहता है, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड। तो जरा अब आप गौर से देखें, ये जो मैंने वेलोसिटी बनाई है, वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, एरो नहीं लगा रहा, बस समझ जाए। अब आप एक चीज पे गौर करें कि यहां पे जो एंगल है, देखें यहां पे वेलोसिटी और जी के दरमियान में एंगल ज्यादा था, फिर एंगल कम हुआ, फिर एंगल और कम हुआ, इस जगह पर जाके ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये 90 से भी कम, ये 90 से और कम, ये और कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब टॉप पॉइंट जब तक नहीं आता, टॉप पॉइंट के ऊपर तो एंगल 90 डिग्री है, ये हमने बता दिया। अगर टॉप पॉइंट नहीं आया, ठीक है, टॉप पॉइंट से पहले पहले, बिफोर टॉप पॉइंट, तो हम ये कहते हैं एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ये दो बातें यहां पे मैं अलग से लिख रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है जी। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है जी, बिफोर टॉप पॉइंट से पहले पहले जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में जो एंगल होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक हो गया। और आफ्टर टॉप पॉइंट, और जब वो टॉप पॉइंट से आगे निकल जाता है, तो टॉप पॉइंट से आगे निकलने के बाद उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 90 डिग्री से छोटा हो जाता है। और ये जो एंगल है आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री से कम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर एंगल की बात की जाए, तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूं, ओवरऑल एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिक्रीजेस थ्रू आउट द पाथ। ये क्या कर रहा होता है? डिक्रीज कर रहा होता है। ये इंक्रीज डिक्रीज की ऑप्शन लिखी होगी, रिमेन सेम, तो ओवरऑल डिक्रीज ही करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पे, ट्रिकी सा पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर हमने मोमेंटम निकालना हो, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम किसके बराबर होगा? मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो तो आपको पता है जस्ट vx होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है vx। अब जो vx होता है ये बराबर होता है vi cos थीटा के। इसका मतलब जो ये आ गया, तो ये आ गया इनिशियल मोमेंटम इनटू cos थीटा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम को हम मैक्सिमम मोमेंटम भी बोलते हैं, cos थीटा। याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है? अगर मैं आपसे पूछूं जनरल मुझे बताएं, तो आप देखें इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट होता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाला जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है ये मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, जीरो किसी भी पॉइंट पे नहीं होती ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। तो जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहां पे फिर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, जबकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम होगी। अच्छा, तो मोमेंटम की अगर बात करें तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट यहां पर टॉप पॉइंट के ऊपर मोमेंटम भी क्या होगा? फिर मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे मोमेंटम भी क्या होगा? मिनिमम ही होगा। तो हम बेसिकली यहां पर ये कहते होते हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये बेसिकली मिनिमम वाला है, और जो इनिशियल वाला है ये मैक्सिमम वाला, क्योंकि ये इनिशियली मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। तो हम पी आई की जगह पे पी आई की जगह पे पी मैक्स भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेम वही बात, थीटा को 0 डिग्री पुट करें, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पुट करें, वो अब आपने देख लेना है कि किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू का हो जाएगा हाफ। ये सारी बातें अब आप लोगों ने देख लेनी है, ये मैं आपको बस फार्मूलाज बता रहा हूं। इसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं कहता हूं हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ जाए, क्या निकालनी पड़ जाए? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट बराबर होगी 1/2 m v स्क्वायर x, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी 1/2 m। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? हमने पढ़ा vi cos थीटा होती है, इसका आ गया स्क्वायर, इसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये तो ये बन गया 1/2 m vi का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि जो काइनेटिक एनर्जी आई है यहाँ पे मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। तो आप देखें फिर ये क्या बन जाएगा, मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को मैक्सिमम भी बोलेंगे, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। ले जी, इसके बाद हम एक और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो एम जी इंटू एच होता है। अच्छा, अब एच जो होता है इसको हम पढ़ चुके हैं कि ये एच जो होता है ये एच मैक्स साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हम किस टॉपिक में पढ़ के आए हैं, अभी पीछे हाइट में पढ़ के आए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम जी एच मैक्स और साथ में आ गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। इस एच मैक्स वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर किस एंगल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी, तो आप देखें इसमें कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। ओके हो गया। तो बच्चों ये थी कुछ बातें जनरल सी प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशंस की। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं इसके और कुछ और भी पॉइंट्स हैं प्रोजेक्टाइल में। जैसा कि एक होता है कि ऐसे दो एंगल्स जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे दो एंगल्स जिन एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब छोटा सा ये नोट है, इसको नोट कर लें। जिन एंगल्स का सम प्रोजेक्टाइल में, जिन एंगल्स का सम बच्चों कितना होता है 90 डिग्री होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी तो याद रखिएगा उन एंगल्स की जो रेंजेस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो R1 इज इक्वल टू R2 हम बोलते हैं। आपकी बुक में ये एक न्यूमेरिकल भी है, आप इसको न्यूमेरिकल के अंदर भी सोल्व करते होते हैं। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा गौर से सुनना। बैलिस्टिक मिसाइल का टॉपिक आप लोगों ने बच्चों बुक से पढ़ लेना है, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा बस, ठीक है। उसके अंदर से कोई अगर कोई थ्योरेटिकल कोई एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए। अच्छा जी, अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा, अब सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है। देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे थ्रो किया और ये जाके जमीन पे उस पॉइंट पे गिरा, ये 45 डिग्री का एंगल आपको बना के दे दिया। ये डायग्राम सपोज करें पेपर में बनी बनाई आ गई, और ये मैं कहता हूं जी 80 मीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताएं ये प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। बस ये क्वेश्चन अब मैंने आपसे पूछ लिया। अब बच्चे यहां पर सोची पड़ जाते हैं यार हम क्या काम करें। अब आप देखें जरा गौर से, आपको ये दी है रेंज, ये दिया है आपको थीटा, आपने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर जाए फार्मूला याद रखना है ना, पेपर में ये ना पेपर में ऊपर कहां पे जाओगे। तो क्या फार्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज का, वो जी टी स्केयर इज इक्वल टू 2r टेंजेंट थीटा। आपको डायरेक्ट अब देखें फार्मूला आना चाहिए था, जी टी स्केयर इज इक्वल टू gt स्केयर इज इक्वल टू 2r टेंजेंट थीटा, ये फार्मूला था। अब आपने टी स्केयर निकालना है तो ये बराबर आ जाएगा 2r टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय g। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, r की जगह पे 80 पुट करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री पुट करेंगे और g की जगह पे आप 10 पुट कर देंगे। ये 10 इससे कटेगा, इधर 8 बचेगा, और 8 इंटू 2 16, और टेंजेंट 45 डिग्री 1/√2 होता है। ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं यहां पर, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, 1/2 GT स्क्वायर ही आया है। अब हम लोग दोनों साइडों पर ये टी स्क्वायर बराबर है ना, GT स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आया है। तो यहां से अब आप लोगों ने टी निकाल लेना है। टी स्क्वायर कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो टी स्क्वायर कितना आ जाता है, और ये 45 डिग्री 1 होगा ना यार, टेंजेंट 45 डिग्री 1 हो जाएगा। आपके पास टी स्क्वायर 16 बस आया है। तो जब टी स्क्वायर 16 आया तो यहां से टी किसके बराबर आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 4 सेकंड के। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया, तो अकेला जो टी है वो √16 आएगा, और √16 जो है वो 4 होता है। तो 4 सेकंड आपका इस एमसीक्यू का आंसर बन गया। तो ये एक आसान सा सवाल था। इसी तरह मतलब अब आपको क्वेश्चन वो डिफरेंट दे सकता है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक बॉल है, उसको हमने
प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड, उसको हमने दी है 10 मीटर पर सेकंड की। एक प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर फेंका। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हो सकता है पेपर में सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल को इनिशियली हमने फेंका किस वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी मैं कहता हूँ जी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा बताएं कौन से दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे जिनके लिए जो रेंज है, ठीक है जी, कहते हैं अगर जो रेंज है वो 5.0 मीटर हो, ये रेंज कितनी हो 5.0 मीटर, तो फॉर विच टू एंगल्स रेंज इज इक्वल टू 5.0 मीटर। किन दो एंगल्स के लिए रेंज, ये एक लिखा है 15 डिग्री 75 डिग्री, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन लिखी हुई है 90 डिग्री 20 डिग्री। फिर सी ऑप्शन लिखी हुई है 70 डिग्री 30 डिग्री। फिर डी ऑप्शन लिखी है 30 डिग्री 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ था। अब हम क्या काम करेंगे, हमें उसने रेंज दी हुई है, हम रेंज का फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला था बच्चों रेंज निकालने का? रेंज का फार्मूला था VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फार्मूला था। अच्छा, अब VI कितना है 10, उसका आ गया स्क्वायर, जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू तो हमने निकालनी है। अच्छा, रेंज आप लोगों को दी हुई है, एक मिनट इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं। रेंज क्योंकि आपको दी गई है 5 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी की जगह पे 10, ये एक 10 इससे कट गया, और उसके बाद ये साइन 2 थीटा बराबर आ जाएगा 5/10 के, तो साइन 2 थीटा बराबर आ गया 1/2 के, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 जो होता है ये आपको पता है 30 डिग्री होता है, तो जब यहां से हम थीटा निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। तो अगर एक थीटा 15 डिग्री है तो रेंजेस जब इक्वल होती हैं दोनों थीटा का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो जब थीटा 2 निकलेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा 1 से निकलेगा, तो थीटा 1 हमने कितना निकाला है 15 डिग्री, तो जब इसको 90 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे इस एमसीक्यू का आंसर अल्फा बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात का जरा ख्याल रखें, यहां पर ना डायरेक्ट भी हम एक स्टेप कर सकते थे, जो बच्चों को नहीं समझ, मतलब ये कैलकुलेशंस के बगैर हो सकता था। वो कैसे? उसने बोला किन एंगल्स के ऊपर रेंज इतनी होगी, मतलब सेम, मतलब रेंज है 5 मीटर, दो, इसका मतलब दोनों एंगल्स के ऊपर वो रेंज सेम बोल रहा है, तो रेंज तो होती सेम 90 डिग्री, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब ना इसका सम 90 बनता है, ना इसका बनता है, ना इसका बनता है, ऑप्शन ही ये बनती थी। तो कई दफा पेपर में कैलकुलेशंस के बगैर भी एमसीक्यूज को सोल्व करना पड़ जाता होता है। कुछ एमसीक्यूज इसके प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड, याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन में एमसीक्यूज ट्रिकी किस्म के भी हो जाते होते हैं कई दफा। अभी आपने रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट जो पढ़ा है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता के आता हूं। हाइट के फार्मूले में ना, हाइट के फार्मूले में जो मैक्सिमम हाइट थी वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर थी, ऐसे ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर थी। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल में जो एंगल जितना ज्यादा 90 डिग्री के करीब होगा ना, हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो एंगल 90 डिग्री के जितना करीब होता है, एंगल नियर टू 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री के करीब होगा, हाइट उस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी। कई दफा वो पेपर में आपको 90 डिग्री का एंगल नहीं देता ऑप्शन में, तो आप फिर ऑप्शन वो देखेंगे जो 90 डिग्री के करीब वाली होगी, उसके ऊपर आपने आंसर लगा देना जो 90 डिग्री के बहुत करीब वाली होगी। तो एंगल जितना 90 डिग्री के करीब होगा, हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। एक ये बात, इसके लिए हम छोटी सी, मतलब अगर आप एग्जांपल के तौर पे भी देखना चाहें तो हम इसको कहते हैं, देखें जिस तरह यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, यहां से ऐसे थ्रो किया, यहां से ऐसे थ्रो किया, तो अब आप देखें ये एंगल कम, ये एंगल ज्यादा, ये एंगल और ज्यादा, तो जितना एंगल जो, अब देखें ये सपोज करें ये जो पहले वाला एंगल था यार, ये था मैं कहता हूं जी 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 75 डिग्री, तो देखिए हाइट भी किस एंगल के ऊपर ज्यादा आ रही है, इसके ऊपर ज्यादा आ रही है। इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री के करीब होता है, हाइट उसके ऊपर ज्यादा होती है। एक ये बात। फिर इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर भी, टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर भी बच्चों हम ये बात करते होते हैं, क्या बात है भला, टाइम ऑफ फ्लाइट में एंगल जितना 90 डिग्री के करीब होगा, बॉडी उतनी ज्यादा देर हवा में रहेगी। ठीक है जी, टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा, जो एंगल 90 डिग्री के ज्यादा करीब होगा, एंगल
नियर टू 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री के करीब होगा बच्चों, इसका मतलब है वो हवा में वो प्रोजेक्टाइल ज्यादा देर तक रहेगा, यानी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर बड़ा, ये रेंज वाला बड़ा सवाल पूछा जाता है। रेंज वाले में हम ये कहेंगे एंगल जो 90 डिग्री के नहीं, बल्कि क्योंकि 90 डिग्री का हाफ होता है यहाँ पे 45 डिग्री, एंगल जो नियर टू 45 डिग्री होता है, जो 45 डिग्री के करीब वाला एंगल होता है, उस एंगल के ऊपर रेंज इज मैक्सिमम। पेपर में कई दफा उसने 45 डिग्री नहीं लिखा होगा, तो उसके करीब वाला जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों 3-4 पॉइंट ये और थे कुछ। अब यहां से अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक एमसीक्यू है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी 4 टाइम्स द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब एमसीक्यूज हैं कुछ जो डिस्कस कर लेते हैं। क्या एमसीक्यू है कि अगर इफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर रेंज 4 टाइम्स हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के इक्वल हो तो थीटा कितना होगा। अभी हालांकि मैं बता चुका हूं आपको ऊपर कि थीटा निकालने का फार्मूला क्या था, टेंजेंट इनवर्स 4h डिवाइडेड बाय r। तो खत्म हो गया, जब आप r की जगह पे भी 4h पुट कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया 45 डिग्री। फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन छोटा सा, इफ रेशो बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज की जो टाइम ऑफ फ्लाइट रेशो है वो 2/3 है, देन द रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स, तो बताएं उनकी जो हाइट रेशो होगी वो कितनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में देखें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट्स की रेशो दी, आपने हाइट निकालनी है, तो हाइट का भी हम देख के आए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन था मास्टर फार्मूले में से। तो यहां से क्लियरली नजर आ गया कि फिर जो हाइट रेशो होगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाली रेशो का स्केयर होगी, तो 2/3 का जब आप स्केयर लेंगे वो कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरह से इसके टाइप का एक और एमसीक्यू, एमसीक्यू क्या है कि इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 सेकेंड्स, देन मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो यार वही फार्मूला, वो तो आप लोगों ने कर लिया हुआ फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया था, वही h इज इक्वल टू 1/2 GT स्केयर वाला लग जाएगा ना, GT स्केयर ओवर 8 सॉरी। तो अगर इफ हाइट, ये मैं लिख देता हूं फिर भी, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको 4 सेकेंड दे दिया गया है और आपसे वो पूछता है कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, h इज इक्वल टू GT स्केयर डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे g की जगह पे 10, t की जगह पे 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय 8, तो 4 का स्केयर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 को 16 से काटें 2 बचेगा, तो 2 इंटू 10, तो ये आपका आंसर आ गया 20 मीटर। तो इस तरीके से आप यहां पे ये एमसीक्यू को भी सोल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन, ये डिफरेंट पेपर्स के अंदर जो देखे गए हैं ये सारे वो हैं, अगर एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो 4/√3h हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 4/√3 इंटू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर हो जाए। ठीक है जी, तो बताएं किस एंगल के ऊपर ये काम होगा, वो एंगल कितना होगा। अब वही फार्मूला देखें, हमने फार्मूला इसका क्या पढ़ा था, जो जनरल फार्मूला था हाइट और रेंज के दरमियान में, वो फार्मूला ये था r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। एक्चुअल फार्मूला तो ये था ना। अब हमने थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h ओवर r ही होता है। अच्छा, r की जगह पे आप पुट कर दें 4/√3h, ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h अपनी जगह पे रहा, ये h से कट गया, 4 से कट गया, ये √3 इधर आ जाएगा। तो यहां से क्या पता चला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया, कितना आ गया, √3। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3, और टेंजेंट इनवर्स √3 जो होता है ये किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। बच्चों किसके बराबर होता है, 60 डिग्री। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो ये थे बच्चों इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो क्या हो गया, अच्छा, if two projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with the same initial velocity, दो प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है सेम इनिशियल वेलोसिटी से, एक को 30 डिग्री पे और एक को 60 डिग्री के ऊपर,
रेशो ऑफ देयर हाइट्स क्या होंगी, उनकी हाइट रेशो क्या होगी। अब ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए हाइट का फार्मूला क्या था, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो देखें जब वी आई सेम है तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि हाइट का साइन स्केयर थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो हाइट रेशो जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, हाइट रेशो बराबर आ जाएगी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री और इसका आ गया होल स्केयर। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, इसका आ गया बाहर होल स्केयर, ये 2 इस 2 से कट गया, हमारे पास 1/√3 का होल स्केयर बचा और ये आंसर बन गया 1/3। कितना बन गया बच्चों, 1/3। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर 1/3 बन गया। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और जरा गौर से सुनिएगा। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, द हाइट इज गिवन बाय। अच्छा, अगर ये एंगल बच्चों याद रखिएगा ये बन रहा हो वर्टिकल के साथ, किसके साथ बन रहा हो, थीटा वर्टिकल के साथ बन रहा हो, तो हाइट का फार्मूला क्या होगा बच्चों, याद रखें अगर थीटा वर्टिकल के साथ बन रहा होगा तो h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा बेसिकली। ये तो हम सादा जुबान में बस फार्मूला याद रख लें, फिर कोस स्केयर थीटा आ जाता होता है। तो फिर हाइट के फार्मूले में साइन स्केयर थीटा नहीं बल्कि वी आई स्केयर कोस स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ये फार्मूला आता है। क्योंकि देखें जब हम प्रोजेक्टाइल को जमीन से किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करते थे और अब की बार हम उसका जो इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल है वो वर्टिकल के साथ बना रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो वो 90 डिग्री माइनस थीटा ही बनेगा, तो वो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये याद रखिएगा हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के फार्मूलाज में अगर हम थीटा विद वर्टिकल लेंगे तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है बच्चों। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया जाए तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर वो कितनी होगी। तो अब देखें अगर हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, इनटू कोस 45 डिग्री का स्केयर आएगा। कोस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ। तो हम इसको सिंपली बुक्स में काइनेटिक एनर्जी को ई बोला जाता है, तो ये E/2 भी कई जगह पर लिखा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट जो होती है वो पहले से अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो जाती है। ले जी बच्चों, यहां तक ये जो क्वेश्चन थे ये सारे के सारे जो आप लोगों से डिस्कस हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। और प्रोजेक्टाइल मोशन में से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई एमसीक्यू आएगा तो इंशाल्लाह इनसे बाहर नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज।